तो आज का अपना क्या टॉपिक है बेटे? एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें बेसिक इसका बाय नेम क्लियर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन किसका करना है? आइदर एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम। जिस तरह से हम लोग किसी भी म्यूजिक सॉन्ग में या जहाँ कंपटीशन आता है वहाँ क्या देखते हैं? एलिमिनेशन राउंड है। भाई मुझे टॉप 5 सेलेक्ट करने हैं, 8 कैंडिडेट हैं, 8 का अच्छे कैंडिडेट हैं, उसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, यानी 3 को एलिमिनेट करना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं या एटम है, चाहे ग्रुप ऑफ एटम OH भी हो सकता है, राइट? एक जगह पर कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या एक जगह पर OH हो सकता है, एनीवन। तो ये या कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, इसको हमको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट यूज करेंगे, वो देखेंगे हम लोग कौन सा रिएजेंट, क्योंकि विदाउट रिएजेंट तो एलिमिनेशन होगा नहीं, यहाँ से अपने आप ये दोनों भागेंगे नहीं। एलिमिनेट करने के लिए रिएजेंट होना चाहिए। हम लोग बाद में देखेंगे कि वीक बेस की जरूरत पड़ती है, वीक बेस रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। वीक बेस में जैसे हो गया मिथाइल अल्कोहल हो गया आपका, फिर इथाइल अल्कोहल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ये सारे क्या हैं? वीक बेस है। तो रिएजेंट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये किस तरह का कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है। किस तरह का सब्सट्रैक्ट है? सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। सब्सट्रैक्ट किस तरह का है? सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड गायब, ये बॉन्ड गायब। जब बॉन्ड गायब होंगे तब क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों बॉन्ड गायब हुए, राइट? तो ये जब गायब होंगे, एलिमिनेट हुआ ए और बी, तो क्या हुआ? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में क्या हो रहा है? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड, राइट? ए और बी दोनों गायब हो गए, एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट होने के बाद क्या हो रहा है? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली वन लाइन वी कैन से दैट एलिमिनेशन में हम क्या कर रहे हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग सम रिएजेंट। और रिएजेंट किस तरह का रहेगा? वीक बेस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया आपका H2O, या मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, राइट है? तो किसी न किसी हम लोग वीक बेस की यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर में एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स। आपसे कोई पूछे एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? वहां पर जो अनसैचुरेटेड, एडिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज कर रहे थे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज कर रहे थे। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे एडिशन रिएक्शन में। यहाँ क्या कर रहे हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों क्या है? दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। रिएक्शन मैकेनिज्म डिफरेंट होगा डेफिनेटली, लेकिन नक्सल वन लाइन वी कैन से दैट एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में ये हम लोग क्या देखें कि भाई एडिशन एक फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वी कैन राइट कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ addition reaction, reverse process of addition reaction, reverse process of addition reaction, reverse process of addition reaction,
अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है बेटे? थर्ड पॉइंट तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन। वी कैन से दैट अल्कीन का फॉर्मेशन, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन देखेंगे तो अल्कीन के फॉर्मेशन में यही एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन किससे होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को, कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारे रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये समझना जरूरी है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी एडिशन रिएक्शन में भी हम देखें कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, राइट। SN1 SN2 में भी देखे हम लोग, वहाँ भी SN1 2 में एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो डेल एच निगेटिव था, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा था। ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से मुझे क्या डिसीजन ले रहे हैं कि वो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा। वो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा। यदि रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे होगा, यदि एंडोथर्मिक है हाई टेम्परेचर पे होगा। इसका भी थोड़ा सा बेटे कॉन्सेप्ट तुम लोग अच्छी तरह से सीख लो, क्योंकि ऑर्गेनिक में पूरा हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। आई एम सेइंग कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं कि डेल एच निगेटिव होगा, बोलते हैं, और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच ग्रेटर देन 0। तो इसके दोनों कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, सो दैट कि पूरे ऑर्गेनिक में इसकी जरूरत है। पूरे ऑर्गेनिक में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए जरूरत है कि टेम्परेचर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है रिएक्शन कराने के लिए, कि लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर। सेम रिएक्टेंट आपका है, अटैकिंग रिएजेंट है, टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। लो टेम्परेचर पे कुछ और प्रोडक्ट देगा, हाई टेम्परेचर सेम सब्सट्रैक्ट और अटैकिंग रिएजेंट भी सेम रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर वैरी करने से आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। इसमें हम लोग इसी में देखेंगे भी थोड़ी देर के बाद। इसलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट बहुत पक्का होना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एंडोथर्मिक से स्टार्ट करें, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें हीट देना पड़ता है, लेकिन और फंडा इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या इसमें हो रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल ए कोई रिएक्टेंट है, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट है, इसको हीट देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हीट देना पड़ता है। इंडो मीन्स देना, इंडो मीन्स इंटरनली कुछ हम दे रहे हैं, इंडो मीन्स आप कुछ दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ए रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हमने हीट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट देने का मतलब इन फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इसको हीट दिया जा रहा है। और मेरा मान लेते हैं प्रोडक्ट पी बना, प्रोडक्ट पी बना या बी दे देते हैं, बी बना। ध्यान से देखने की बात क्या है कि ए और बी में देखें, एंथैल्पी की बात करें तो बी का एंथैल्पी ज्यादा है, एंथैल्पी मींस एनर्जी, वी कैन से बी का एनर्जी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे एट इक्विलिब्रियम में दोनों एनर्जी इक्वल होगा। तो इसको हीट देने का मतलब क्या है, ए का एनर्जी कम होगा, इसको हीट देने का, एंडोथर्मिक में हीट देने का मतलब क्या हो गया, ए का एनर्जी कम होगा, बी का एंथैल्पी ज्यादा होगा, बी का एंथैल्पी ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, सो दैट इसी से मेरा डेल एच ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 डिसाइड हो रहा है। ए को जब एनर्जी देने का मतलब ही हो गया कि इसकी एनर्जी कम है, बी की एनर्जी ज्यादा है, बी की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर डेल एच जो होगा, डेल एच क्या, हम लोग डेल का हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ क्या है, प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट। तो डेल एच क्या है, बी का एनर्जी ज्यादा हो गया, बी का एनर्जी मोर एनर्जी हो गया, मोर एनर्जी। तो बी का एनर्जी ज्यादा हो गया, तो बी माइनस ए जब करेंगे एनर्जी के टर्म में, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव चीज देगा।
इसीलिए इंडोथर्मिक हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एच ग्रेटर देन 0। डेल एच इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहेगा। रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी यदि बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम में, राइट। जब डेल एच या बी का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, देखने से लगा जब हीट इसको दे रहे हैं तो बी का एनर्जी ज्यादा है, तो बी ज्यादा में से कम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आया कि इंडोथर्मिक में डेल एच क्यों पॉजिटिव हो रहा है, पहला चीज। और क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं, रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए। हीट क्यों दिया जा रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए। अच्छा, अब टेम्परेचर की बातें को समझें, क्योंकि मेरा फाइनल टारगेट क्या है, टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, यहां ध्यान से देखो, ये पूरा रिएक्शन जो है, ये पूरा रिएक्शन को एक मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया। पूरे रिएक्शन को मैंने क्या किया, एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, राइट बेटे। और इसके चारों तरफ ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दे दिया, ये सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग हो गया। सिस्टम के अंदर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए गिव्स बी, जो रिएक्शन है इसको मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। और सिस्टम के बाहर, रिएक्शन के बाहर ये सारा सराउंडिंग हो गया, जिसको सराउंडिंग से मैं शो कर रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से हीट हम दे रहे हैं, अंदर सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं, ये हीट दिया जा रहा है सराउंडिंग से। हीट का फ्लो कब होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, थर्मल में हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। अब यहाँ क्या, सिस्टम को आप जब हीट दे रहे हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, तभी हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से सिस्टम रिएक्शन की तरफ आएगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया, हाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई। इसीलिए इंडोथर्मिक को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को कराना है, क्योंकि हीट मिलेगा सराउंडिंग से ही ना, और हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। इसीलिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर की बातें हम लोग करते हैं इंडोथर्मिक में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पक्का। इंडोथर्मिक में डेल एच ग्रेटर देन 0 क्यों हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया। टेम्परेचर हाई क्यों होता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि ये हमेशा हर जगह जरूरत पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहाँ कहाँ याद करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। फंडा क्लियर रहेगा तो अपना आपने आप कर लोगे। तो इंडोथर्मिक हमने क्या देख लिया, क्लियर हुआ, किसी को डाउट यहाँ पर, इट्स ओके। अब एक्सोथर्मिक की कहानी देखें। ये तो हो गया इंडोथर्मिक की बात। तो इंडोथर्मिक में क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, डेल एच ग्रेटर देन 0 और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का ट्रांसफर करना है, एनर्जी का फ्लो करना है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सो मीन्स एनर्जी निकलना, एक्सो बाहर एनर्जी निकलना, तो जो प्रोडक्ट बना भी यहाँ पर एनर्जी निकलेगा या हीट बाहर की तरफ निकलेगा, क्लियर। अच्छा, तो हीट बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देने के बाद क्या होगा, अब ए और बी का देखना होगा, एंथैल्पी किसका ज्यादा कम है। यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पे एक एनर्जी फैक्टर हो गया, यानी कहने वाला बी का एनर्जी कम है, बी का एनर्जी कम है, ए का एनर्जी ज्यादा है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इसका एनर्जी मोर और इसका एनर्जी लेस, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम के बाद स्पॉन्टेनियस जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इस पर ये क्यों एनर्जी निकल रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी रिलीज हो रहा है। इंडोथर्मिक क्यों, इधर हीट नहीं, यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या होगा, हीट निकलता है, सिस्टम से हीट बाहर की तरफ निकलेगा। सिस्टम में क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिधर हीट बाहर निकलेगा उधर लेस होगा, जिधर वो नहीं, ऐसे नहीं समझो, जिधर हीट निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। पहला चीज, जिधर हीट निकलेगा, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में हीट निकल रहा है ना, जब प्रोडक्ट से हीट निकलेगा, सिस्टम से बाहर एनर्जी निकलेगा तो उसको एक्सो बोलेंगे, जब सिस्टम को एनर्जी देंगे तो इंडो बोलेंगे। अंडरस्टैंड। पहले क्या समझे, सिस्टम है,
सिस्टम से कोई एनर्जी देंगे तो इंडो, सिस्टम से एनर्जी निकलेगा एक्सो। इस तरह से समझो, सिस्टम से जब एनर्जी निकलेगा एक्सो। फंडा क्लियर? अच्छा, अब एनर्जी कब निकलेगा? जब केमिकल रिएक्शन हो जाए तभी तो एनर्जी निकलेगा, प्रोडक्ट से एनर्जी निकलेगा। और जब सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो किसको देंगे? रिएक्टेंट को देंगे ना। तो जब रिएक्टेंट को देंगे, यहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट से एनर्जी निकल रहा है। एनर्जी निकलने का मतलब इसका एनर्जी, इसका क्या एनर्जी हो गया? कम, और इसका एनर्जी ज्यादा। इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा। तो कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल एच क्या हो गया? निगेटिव। तो एक्सोथर्मिक के केस में डेल एच क्या हो गया? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अब इसको कैसे और समझने का, कम ज्यादा ये भी ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये 20 जूल एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल। यदि इसको हम 20 जूल रखेंगे तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा। कुणाल ध्यान से देखो, जब 20 जूल एनर्जी रिएक्टेंट का है फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रोडक्ट का भी एनर्जी 20 जूल है, कोई एनर्जी नहीं न निकलेगा और न एनर्जी लेगा। अच्छा, जब इसके एनर्जी को 15 जूल किए, 5 जूल कहाँ गया? एनर्जी बाहर निकला। तो हम क्या देखें? प्रोडक्ट का एनर्जी कम हुआ इसके रिस्पेक्ट में, एक्सोथर्मिक के केस में। तो प्रोडक्ट का क्या हो गया? एनर्जी कम, डेल एच लेस देन जीरो। फिर से समझाऊं? ये सर आप वहां पे लिखिए लेस और मोर इधर लिखे हैं ना। हाँ, तो वो मोर उधर होगा। तो मोर हुआ नहीं, मोर हो रहा। हाँ, ये एरो इस डाउन कर दो। ओके, कम, ठीक है। यहाँ पर 15 जूल हुआ ना, कम एनर्जी हो गया, एनर्जी कम। और रिएक्टेंट का एनर्जी तो 20 जूल ही रहा, तो एनर्जी ज्यादा। तो कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज। चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? प्रोडक्ट का एनर्जी, और इनिशियल रिएक्टेंट का एनर्जी, डेल एच जीरो। ठीक है। अब टेम्परेचर की बातें समझें। अब टेम्परेचर क्या है? ये मान लो सिस्टम है, और दिस इज योर सराउंडिंग। ठीक, यहां पर हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो हीट का फ्लो हाई से लो, हीट का फ्लो हाई से लो। कहने का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। एक्सोथर्मिक के केस में क्या हुआ? रिएक्शन कराने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। तो मेरा दो ही चीज यहाँ इंपॉर्टेंट था। इंडोथर्मिक होगा तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा, उसको कैसे अंडरस्टैंड किए हम लोग। और यदि आपका एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। और इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर हाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब चलो यहाँ पर हम लोग जो काम का चीजें हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होगा कि लो टेम्परेचर पे होगा, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये देखो ध्यान से, ये बी, और यहाँ पर जो भी रिएजेंट, बेस रिएजेंट को यूज करेंगे, और अपना क्या बना? डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है बेटे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। अब ये क्या समझने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? दो सिग्मा बॉन्ड को हमको ब्रेक करना पड़ा, 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखो तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन गया आपका, और एक सिग्मा बॉन्ड। प्रोडक्ट में देखें, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो एनर्जी के टर्म में हम सोचेंगे, एनर्जी के टर्म में सोचेंगे तो हमको यहाँ हीट देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग हो गया, एक ही सिग्मा है ना, यहाँ 2 सिग्मा को ब्रेक करना है। तो हमें सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। जहां सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है उस किस टाइप का रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक होगा। इंडो, सिस्टम को एनर्जी देना पड़ा,
ये पूरा सिस्टम हो गया ना, ये पूरा सिस्टम हो गया। तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा हमको ज्यादा एनर्जी, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे एक ही सिग्मा पाई बॉन्ड का एनर्जी ऑलमोस्ट है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड का रिस्पेक्ट बहुत कम है। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के लिए एनर्जी हमको देना पड़ रहा है ज्यादा कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी देना जहां पड़ेगा सिस्टम को, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप का हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डेल एच इंडो में सिस्टम को एनर्जी देना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई और सिस्टम का टेम्परेचर लो। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर से मतलब है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ये तो हो गया डेल एच पहले ग्रेटर देन 0 और हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। SN1 SN2 में हम लोग क्या देखते थे, लो टेम्परेचर पे होता था, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसलिए लो टेम्परेचर पे जरूरत था। इसको बार बार मैं SN1 SN2 इसलिए लेके आ रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन को भी उसी से कंपेयर करना है। इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक में है कि सब चीज अपडेट होना जरूरी है, एक भी करीब डाउन हुआ तो आगे समझना मुश्किल है। राइट बेटे, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि एक टॉपिक ये पढ़ लिए तो केमिकल काइनेटिक्स दूसरा पीरियोडिक स्ट्रॉन्ग कर लिए, यहाँ ऑर्गेनिक में हर टॉपिक लिंक है। तो SN1 SN2 SN2 को बराबर इसलिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर करते चलना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो हम लोग क्या क्या समझे, एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट क्या कर रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। रिएजेंट किसका क्या यूज करना पड़ रहा है, इसमें वीक बेस की जरूरत पड़ रही है। दूसरा चीज अल्कीन फॉर्मेशन के लिए आपका एलिमिनेशन रिएक्शन को ही यूज करेंगे। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या हो गया भाई, कि ये रिएक्शन जब भी होगा हाई टेम्परेचर पे होगा। अब यहाँ पर 2 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो RCC, यहाँ पे हो गया H 1 2 3 4, ये दे देते हैं C3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन करना है, मान लो यहाँ पर एक जगह ये इसको X ले लेते हैं, ये 2 हो गया और H और X को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला टाइप कौन सा होगा, यदि मुझे एलिमिनेशन A और B जो लिए थे, यदि A और B आजू बाजू के कार्बन से होंगे, A और B, अब यहाँ पर यह B के जगह पर उसको आजू बाजू को जब यहाँ पे बोलेंगे अल्फा एंड बीटा, आजू बाजू कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आजू बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा कार्बन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करना होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक टाइप हुआ। तो अल्फा बीटा क्या हो गया, आजू बाजू वाला कार्बन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करना होगा, तो उसको पहला टाइप को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप ध्यान देने की बात है, तो अल्फा बीटा टाइप में क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अल्फा बीटा टाइप में क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये अल्फा दोनों गायब होंगे, RC डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बेटे। अब दूसरा जो है मेरा, हम बोलते हैं उसको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लिए, इसको A दे दिए, इसको B दे दिए, ये इस तरह से, ये मान लिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। यहाँ पर ध्यान देने के बाद कुणाल देखो ध्यान से बेटे, अल्फा ये क्या करें, अल्फा बीटा गामा या अल्फा गामा, बीटा भी हटा देते अल्फा गामा, यानी अल्फा और गामा से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा रहे हैं। क्या है, एक गैप करके है, ये गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा, यानी एक कार्बन गैप करके गामा है।
कहाँ से हम एलिमिनेट कर रहे हैं? अल्फा से और गामा से एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी ए अल्फा से हटा रहे हैं और बी को गामा से हटा रहे हैं। तो इसमें किस तरह का फॉर्मेशन, यदि ये दोनों बॉन्ड गायब होंगे तो मेरा क्या बनेगा? साइक्लो कंपाउंड बन रहा है, यानी अल्फा गामा एलिमिनेशन में किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है? साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्फा बीटा आजू बाजू वाले को कर रहे हैं, अल्फा गामा एक गैप करके कार्बन को बोल रहे हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हमने क्या देखा कि अल्कीन ग्रुप बन रहा है, और अल्फा गामा में हमने क्या देखा? साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लो फॉर्मेशन। तो इनिशियली हम लोग क्या किए? 2 टाइप्स में डिवाइड किए, एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोले रिएक्शन, और दूसरा हम लोग क्या बोले? अल्फा गामा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या नाम दिए? अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। पढ़ना ज्यादा है हम लोग को, यही अल्फा बीटा ही पढ़ना है, ये बहुत कमी है। ज्यादा हम लोग को अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही पढ़ना है, इसीलिए हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। हम लोग अल्फा बीटा वाला पे ही फोकस। अल्फा बीटा करने का मतलब आजू बाजू वाले कार्बन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करना है, और बनेगा क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्कीन कंपाउंड बनेगा। लिखिए, आगे बढ़े बेटे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें 3 टाइप्स के हैं, क्योंकि मेजर फोकस हम लोग का सिलेबस में यही है, तो इसी पे फोकस करना है। जिस तरह से S1 S2 सारा पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ना है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन। पहला टाइप क्या हो गया? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। सबको हम लोग समझते हैं क्या क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। यही तीनों पढ़ना है, और इसी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहले समझे कि बेसिक क्या है, E1 क्या कर रहा है, E2 क्या है, और E1CB है क्या। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो क्या रहा है, इसको ध्यान से समझने का। नाम से ही E1, यानी ये इसको हम कंपेयर करेंगे SN1 से। SN1 में क्या होता था? यूनिमोलिकुलर SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे, राइट। यानी स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता था। यहाँ भी कुछ इसी तरह का कहानी है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि वो लो टेम्परेचर पे होता था, ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम। वहां पर लो टेम्परेचर पे होता था, क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या था आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और E1 जो है इंडोथर्मिक एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो E1 क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर पर। अब देखें, इसमें भी यूनिमोलिकुलर सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल C, ये हाइड्रोजन ले लिए, C एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जैसे वहां पे हम देख रहे थे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां भी हम लोग क्या देखे थे? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों को अंडरस्टैंड करना है। SN1 और E1 दोनों पैरेलल में लेके चलेंगे, राइट। तो SN1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था,
यहाँ भी नाम भी देखो E1 है, E1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन? लॉजिक, जब ये एनायन यहाँ से हटेगा, X हाइड्रोजन है, यदि इसको हटाएंगे ये इलेक्ट्रॉन लेके गायब होगा एनायन X, यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो E1 में हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का रिमूवल होगा। यहाँ पर X क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो X माइनस पहले बाहर निकलेगा। X माइनस क्योंकि बनाना क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब इसका भी इलेक्ट्रॉन गायब होगा तभी तो बनेगा। अब गायब करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम चाहिए या एलिमेंट चाहिए। तो ज्यादा कौन है? ये X ही है, कोलिन हेलोजन ही है। तो डेफिनेटली यही जब ये हटेगा इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर तो क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, CH बन गया कार्बोकैटायन। SN1 में यही काम होता था, वहां भी न्यूक्लियोफाइल पहले रिमूव होता था, तब सेकेंड स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को हटाते थे, राइट। तो यहाँ भी क्या हो गया? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा रीअरेंजमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट प्रोसेस को ध्यान देंगे स्टेबिलिटी के लिए, तब उसको सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे। SN1 भी 2 स्टेप में होता था। पहला वाला स्टेप RDS स्टेप बोलते थे, स्लो था। यहाँ भी ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है। यही मेरा RDS है, यही मेरा RDS स्टेप कहलाएगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जब ये रीअरेंजमेंट करने के बाद स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन, तब यहाँ से H+ बाहर, क्योंकि रिमूवल करना है ना, दोनों को एलिमिनेट करना है, तब क्या होगा? H+ बाहर निकल के यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो E1 में हमने क्या देखे? X- पहले बाहर निकला, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद H+ बाहर निकालेंगे। ठीक है बेटे, इसको लिख लो पहले। E1 में X- फर्स्ट बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, देन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, आफ्टर दैट H+ बाहर निकलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे E1। SN1 से इसको याद रख सकते हैं। और दोनों में डिफरेंस तो मैं क्लियर बता दिया। SN1 क्या हो रहा है भाई? लो टेम्परेचर पे हो रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो दे रहा था। ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंज करने से ही प्रोडक्ट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज करने से ही प्रोडक्ट चेंज हो गया। दूसरा लिख लिए बेटे, E2 को समझें। E2 सेम एज SN2 जैसा। SN2 बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे। एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाता था। एक ही स्टेप में उसमें क्या होता था? एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा था, एक तरफ से जुड़ रहा था। OH वाला याद होगा, हाइड्रेशन वाला रिएक्शन कराए थे। तो एक ही स्टेप में एक तरफ से जुड़ रहा था और बैक से अटैक किया था OH न्यूक्लियोफाइल। तो एक तरफ से टूटने का प्रोसेस, जिसको कि ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बोले थे, एक तरफ से टूट रहा था, एक तरफ से जुड़ रहा था, सिंगल स्टेप में ही हो गया था। उसमें क्या देखे थे? बाई मोलिकुलर रिएक्टेंट भी आपका और सब ये आपका अटैकिंग एजेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए उसको बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले थे। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी E2 में दोनों एक साथ गायब होंगे, H+ और X-। यहाँ भी क्या होगा कि E2 कहने का मतलब C, ये X, ये H, यहाँ पर एक ही साथ H+ भी निकलेगा और X- भी निकलेगा। यहाँ पर एक ही साथ एक ही स्टेप में H+ भी बाहर निकलेगा और X- भी निकलकर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। E2 में क्या होगा? H+ और X- दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है बेटे। इन वन स्टेप, सिंगल स्टेप में ही x प्लस और x माइनस, तो इसको हम लोग SN2 से कंपेयर करते हैं। SN2 में भी यही काम कर रहा है, एक ही स्टेप में, एक ही वही स्टेप में रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों बाहर निकल रहे, तो वहाँ भी दोनों बाई मॉलिक्यूलर, दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी, सबस्ट्रेट का भी, अटैकिंग रिएजेंट दोनों का। और थर्ड जो है मेरा, थर्ड जो है E1CB। CB कहने का मतलब कॉमन बेस नहीं, कॉमन बेस पढ़े थे ना सेमीकंडक्टर में, लोग पढ़े 12th में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में है, कॉमन बेस नहीं। यहाँ केमिस्ट्री में क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले वाला में क्या हो गया, कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन, दूसरे वाला में H प्लस और X माइनस एक ही साथ E2 में बाहर निकले, यहाँ पर कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होगा। यानी कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये H हो गया, ये X हो गया। अब हमको कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन करना है, कहने का मतलब भाई किसी कार्बन पर निगेटिव चार्ज लाना है, तो निगेटिव चार्ज कब आएगा, या तो ये तो लाएगा नहीं X को रिमूवल से, H प्लस H अपना बाहर निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कार्बन पर। इट मींस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस का रिमूवल होगा। H प्लस का रिमूवल होने से क्या बन जाएगा, कार्बो एनाइन, ये निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। तो E1CB में हम क्या देख रहे हैं, कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन, कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, कार्बो एनाइन से X माइनस को बाहर निकालेंगे, अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे भाई, 3 टाइप्स के रिएक्शन। E1 में कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बन कैटायन के फॉर्मेशन के लिए X माइनस को बाहर निकालेंगे, पहले 2 स्टेप में रिएक्शन, और उसके बाद आपका H प्लस बाहर निकला। फिर उसके बाद दूसरा देखे E2 में क्या देखे, H प्लस और X माइनस दोनों एक साथ बाहर निकले, कंपेयर किए SN2 के से, दोनों में डिफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस है। और E1CB में हम लोग क्या देखे कि पहले H प्लस बाहर निकलाने, कार्बो एनाइन का यहाँ फॉर्मेशन करना है। याद होगा, कार्बो एनाइन में रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होता है, कार्बो एनाइन में रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होता है। फर्स्ट वाला केस में E1 में हमको रीअरेंजमेंट प्रोसेस भी देखना होगा, राइट बेटे। फर्स्ट वाला में कार्बो कैटायन में रीअरेंजमेंट प्रोसेस होने के बाद ही सेकेंड स्टेप होगा, और कार्बो एनाइन में कोई रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रखते हैं अभी, फिर शाम में इसको E1 से स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में हम लोग इवनिंग टाइम में। ठीक है बेटे, ओके। शाम वाले में तो